गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ इज़ मोनिका खरे। आज मैं आप एक नई वीडियो के साथ आए हैं जिसका नाम है RLC सर्किट, मतलब कि सीरीज कम्बिनेशन ऑफ RLC सर्किट। इसमें 3 इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट लगे हुए हैं, इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टेंस। और इस सर्किट का कम्बिनेशन हम AC सोर्स के साथ पढ़ेंगे, मतलब कि अल्टरनेटिंग सोर्स को जब हम इंडक्टर पे, कैपेसिटर और रेजिस्टेंस जब एक ही सर्किट में लगे होते हैं तब अगर हम अल्टरनेटिंग करंट सोर्स अप्लाई देते हैं तो क्या इफ़ेक्ट पड़ता है उसके करंट पे, उसके वोल्टेज पे, उस सर्किट के करंट पे, उस सर्किट के वोल्टेज पे, उस सर्किट के पावर पे और उससे फेज़र डायग्राम पे। तो हम एक एक करके पढ़ेंगे इसको। हम तो इसमें हम देखिए सबसे पहले वाली लाइन में हम देखेंगे कि यहाँ पे देखिए लिखा है, इस वाली लाइन में लिखा हुआ है वोल्टेज के समय टी पर अक्रॉस द रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना वोल्टेज होगा। तो हम पढ़ चुके प्योर रेजिस्टिव सर्किट जब होता है तो प्योर रेजिस्टिव सर्किट में फेस डिफरेंस नहीं होता है। इसकी वजह से इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमारा इस पर्टिकुलर इक्विपमेंट में, मतलब कि इस इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में हमारा जो वोल्टेज होगा क्रॉस आर के एट अ टाइम टी पे, किसी टाइम टी पे क्रॉस रेजिस्टेंस आर के जो हमको वोल्टेज मिलेगा वो हमको मिलेगा VMR साइन ओमेगा टी। क्योंकि ये हमको इसलिए मिल रहा है क्योंकि हम पढ़ चुके हैं पहले ही कि प्योर रेजिस्टिव सर्किट में, अपने पुराने वीडियोस में हमने ये पढ़ रखा है कि प्योर रेजिस्टिव सर्किट जब होता है तो हमें फेज डिफरेंस नहीं मिलता। तो जो हमारी करंट की वैल्यू होती है वही हमारी वोल्टेज की भी वैल्यू होती है। तो यहाँ पे और दूसरे वाली जगह पे हम जब आएंगे, जब हम दूसरे के लिए निकालेंगे कैपेसिटर के लिए निकालेंगे, तो हमने ये भी पढ़ रखा है कि प्योरली कैपेसिटिव सर्किट जब होता है तो हमारा जो करंट होता है, हमारी जो करंट होती है वो क्या होती है, लीड करती है। जब हमारी करंट मतलब कि लीड करती है, वोल्टेज से करंट लीड करती है। और कितने डिग्री से लीड करती है, 90 डिग्री से। तो हमने वहाँ पर रखा है कि प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में जो फेज डिफरेंस होता है वो 90 डिग्री का होता है। तो 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है। तो अब हम क्या करेंगे, जब हम इसमें कहने का ये मतलब हो, कैपेसिटिव सर्किट जो हमारा होता है प्योरली, उसमें जो वोल्टेज होती है वो उस वोल्टेज से करंट जो है 90 डिग्री आगे चलता है। मतलब कि मान लीजिए अगर ये आपकी वोल्टेज का फेजर डायग्राम हम बना लें, VR है, तो आपकी करंट क्या करेगी, 90 डिग्री इससे आगे चलेगी। तो इससे आगे 90 डिग्री के बाद हम करें तो इससे आगे यूँ ना चलेगी, इस तरह चलेगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम प्योरली कैपेसिटिव सर्किट की बात करें तो अगर ये करंट हमारी 90 डिग्री आगे चल रही है प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में, तो क्या होगा आपका, अगर हम दूसरे शब्दों में बोलें तो आपकी करंट से 90 डिग्री पीछे कौन चल रहा है, वोल्टेज। अगर हम दूसरे शब्दों में बोलें कि करंट से 90 डिग्री पीछे की तरफ कौन चल रहा है, वो चल रहा है वोल्टेज। तो इस चीज़ को हम इस तरह भी तो लिख सकते हैं कि VC इक्वल्स टू इस तरह लिख सकते हैं इसको कि VC इक्वल्स टू आपका हो गया VM साइन ओमेगा टी माइनस π/2। ये चीज़ हम लिख सकते हैं। इसी तरह जब हम प्योरली इंडक्टिव सर्किट में आएंगे तो हमको पता है कि प्योरली इंडक्टिव सर्किट में क्या होता है। प्योरली इंडक्टिव सर्किट में हमें ये बात पता है कि प्योरली इंडक्टिव सर्किट में जो फेज डिफरेंस होता है वो हमारा क्या होता है, वो जो हमारा करंट होती है वोल्टेज से 90 डिग्री क्या करती है, लैग करती है। जब 90 डिग्री हमारा लैग करती है तो हमारा फेजर डायग्राम कुछ इस तरह बनेगा। एट ए प्रेजेंट ऑफ उसके लैग कर देगी तो इस तरह कुछ बनेगा, जैसे ये आपका वोल्टेज हो गया और ये आपकी करंट हो गई। करंट क्या कर रही है, इससे 90 डिग्री पीछे की तरफ चल रही है, इस वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे की तरफ करंट चल रही है। तो 90 डिग्री पीछे की तरफ चल रही है इससे करंट, तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि वोल्टेज जो है हमारा वो करंट से 90 डिग्री आगे की तरफ चल रहा है। तो इस वजह से हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि जो प्योरली इंडक्टिव सर्किट होता है उसमें आपका वोल्टेज का इक्वेशन ये भी हो सकता है, VL t इक्वल टू VML साइन ओमेगा टी प्लस π/2। साथ ही एक चीज़ और इसमें ध्यान देने वाली कि जो कॉम्बिनेशन आप पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं आप
सीरीज़ कम्बिनेशन, मतलब कि इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टेंस को एक सीरीज़ में जोड़ा गया और उसके साथ एसी सोर्स अप्लाई किया गया। और हम जानते हैं प्रॉपर्टी है हमारी किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट को अगर सीरीज़ में जोड़ते हैं तो करंट सब में सेम जाती है। इसी प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए देखिए करंट हमने सब में सेम लिखी है, I इक्वल्स टू IM sin ओमेगा t। इसी प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए इस वोल्टेज के इक्वेशन को ड्रॉ किया गया है। इसके बाद हम इसके फेज़र डायग्राम पे आते हैं। फेज़र डायग्राम पे हमको क्या मिलता है, हम देख रहे हैं कि हम जो फेज़र डायग्राम जो हम जानते हैं, क्योंकि हम पहले से ही जानते हैं कि जो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट होता है तो हमको ये मिलता है VR वोल्टेज। और क्योंकि ये सीरीज़ कम्बिनेशन है, सब में करंट ए बराबर जाएगी, तो हम जब हम इसको रेफरेंस लेके चल रहे हैं VR को, मतलब कि हम जो हमारा रेजिस्टेंस में जो होगा वो रेजिस्टेंस जो होगा वो कांस्टेंट वैल्यू रखेगा, उसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा। और हमारी करंट है वो भी हमारी इसी डायरेक्शन में चलेगी, क्योंकि हम जानते ही हैं ए टू तो करंट सीरीज़ प्रॉपर्टी से सेम है। और दूसरा कि जो प्योर रेजिस्टिव सर्किट होता है उसमें फेज़ वोल्टेज, मतलब जो आपका वोल्टेज होता है क्रॉस द रेजिस्टेंस प्योरली सर्किट में, और जो करंट होगी वो सेम फेज़ में बनती है, तो ये करंट। अब इसके अकॉर्डिंग हम इसको रेफरेंस लेके अगर चल रहे हैं तो इसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे आगे कि जो हमारा जो VL होगा, मतलब कि जो VL होगा वो क्या करेगा, करंट से कितना कर रहा है, VL हमारा करंट से 90 डिग्री आगे चल रहा है। तो ये हम एक बनाएंगे उस डायग्राम किसका, VML का। और ये हो गया आपका VMC का, जो कि हम लोग पिछले उसमें पढ़ चुके हैं हम ये बात। अच्छा, एक चीज़ और, फेज़र डायग्राम हमेशा ही जो बनता है गिवन क्वांटिटी का बनता है, जिसकी वैल्यू हमको सुटेबल एकदम निश्चित पता होती उसी का बनता है। तो इस पूरे इक्वेशन में अगर आप देखिएगा तो आपको VM की वैल्यू हर जगह पता है, इसी वजह से आप VMC की वैल्यू भी पता है, आपको VMR की भी वैल्यू पता है। ये सारी VM की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू जो होगी उस सर्किट में वोल्टेज की क्रॉस द उस इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, मतलब कि अगर हम इस सर्किट में बात करें तो इस सर्किट में अगर हम बात करें तो अक्रॉस द आर के क्रॉस भी आपको मैक्सिमम वैल्यू पता होगी, और इसके कैपेसिटर के क्रॉस भी पता होगी, और इंडक्टर के क्रॉस भी। इन्हीं तीनों वैल्यू का हम फेज़र डायग्राम बनाए हुए हैं यहाँ पे, जिसको इस तरह बनाया जा रहा है। ये आपका हो गया VMR का, ये हो गई आपकी VML, और ये आपकी हो गई VMC। ये हो गया फेज़र डायग्राम। अब पर्टिकुलर इसी चीज़ को, ये फेज़र डायग्राम ऑफ वोल्टेज हुआ, मतलब वोल्टेज का फेज़र डायग्राम। इसी तरह आपको इम्पीडेंस का बनाना होगा, मतलब कि इसमें हमने पिछले वाले वीडियो में आपको ये बता रखा है कि हर एक सर्किट में जो सर्किट आपका कॉम्बिनेशन आ रहा है, जैसे कि प्योरली इंडक्टिव सर्किट अगर हम पढ़ रहे थे तो उसमें हमने बताया था एक हमको एक नया क्वांटिटी मिलता है, जैसे कि रेजिस्टेंस होता है, ठीक उसी की तरह एक नई क्वांटिटी हमको रिप्रेजेंट करनी पड़ती है AC में, जो कि आपका क्या कहलाता है, रिएक्टिव इंडक्टेंस, जो हमको प्योरली इंडक्टिव सर्किट में मिलता है, जो कि काम करता है रेजिस्टेंस की तरह ही। और इसके साथ ही हमको कैपेसिटर में भी एक मिलता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, जो कि काम करता है रेजिस्टेंस की तरह। रेजिस्टेंस की तरह के मतलब क्या है, रेजिस्टेंस क्या काम करता है, किसी सर्किट में रेजिस्टेंस हम लाते हैं वो करंट को क्या करता है, कंट्रोल करता है, या हम एक अर्थ करें कि उसके लिए एक बाधा का काम करता है, तो कंट्रोल करने का मोस्टली काम करता है। इसी तरह XL और XC भी हमारे यही काम करते हैं। किसी भी प्योरली इंडक्टिव सर्किट में अगर लगे हैं तो XL उसमें क्या करेगा, करंट को कंट्रोल करने का काम करेगा, और इसमें भी XC में भी लगा, उसमें भी करंट को कंट्रोल करने का काम करेगा। तो एक तरह से ही क्या होगा, रेजिस्टेंस हो गया। तो जो हम नेक्स्ट डायग्राम फेज़र बनाएंगे वो हम किसका बनाएंगे, वो हम बनाएंगे प्योरली जो नेक्स्ट डायग्राम बना रहे हैं फेज़र डायग्राम, वो हम बनाएंगे किसका, रेजिस्टेंस का। मतलब कि तीनों सर्किट में जो रेजिस्टेंस है उनका फेज़र डायग्राम कैसे बनेगा। तो ये फेज़र डायग्राम है रेजिस्टेंस का। जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं, जैसा कि वोल्टेज का डायग्राम होता है, सेम ही उस रेजिस्टेंस का भी डायग्राम होता है। इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस फेज़र डायग्राम, या इम्पीडेंस डायग्राम भी बोलते हैं इसको। तो इस चीज़ को हम क्या कर देखिए, हमारा जो वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस R लगा हुआ है, उस पर हम बनाए हैं उसका रेजिस्टेंस, उस सर्किट को कंट्रोल करने के जो रेजिस्टेंस यूज़ हो रहा है वो R यूज़ हो रहा है, ठीक है। इसके बाद VL जिस डायरेक्शन में उस सर्किट को कंट्रोल करने के लिए जो रेजिस्टेंस यूज़ हो रहा है वो हो रहा है XL इज कॉल्ड एज, XL को हम बोलते हैं क्या, इस XL को हम बोलते हैं क्या
इंडक्टिव रिएक्टेंस। और इसी तरह हम कैपेसिटर की बात करें तो कैपेसिटर में जो हमको उसको बैलेंस करने के लिए जो जो यूज़ हो रहा है उसको बोलते हैं एक्ससी। मतलब कि ये क्या है, ये भी रेजिस्टेंस है, इसको हम क्या करते हैं, इसको हम बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो ये आपका इम्पीडेंस डायग्राम, मतलब कि एक तरह का रेजिस्टेंस फेजर डायग्राम आपका हुआ। इसके आगे अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए अभी इस चीज़ में आपने देख लिया कि हम क्या इसमें सीरीज सर्किट सीरीज़ कॉम्बिनेशन में अगर हम आर एल और सी सर्किट लगाते हैं, मतलब कि आर एल और सी तीन इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट लगाते हैं, एसी सप्लाई करते हैं, तो उस सर्किट में हर एक इक्विपमेंट के अक्रॉस वोल्टेज क्या होगी और उसका वोल्टेज फेज़र डायग्राम क्या होगा और उसका रिएक्टेंस फेज़र डायग्राम क्या होगा। अब इसके आगे हम चलेंगे, इसके आगे हम देखेंगे क्या हमको करना है। अब इस कंडीशन के बाद अब इसमें आएंगे केसेस, क्योंकि आप एक चीज़ को हम पहले बताया कि आर जो होता है, मतलब कि जो रेजिस्टेंस आपका ये रेजिस्टेंस जो आर है वो हर जगह कहाँ कांस्टेंट है, वो उसकी अपनी एक कांस्टेंट वैल्यू ही आएगी। तो हमारे पास वेरिएबल जो चीज़ें मिलेंगी हम उसी को लेके चलेंगे। तो वेरिएबल हमारे पास क्या मिल रहा है, एक्सएल और एक्ससी, ये दो चीज़ें हमको वेरिएबल मिले। अब वेरिएबल जब हमको दो चीज़ मिली है तो कितनी कंडीशंस हो सकती हैं, हम मोस्टली 3 कंडीशन की बात कर सकते हैं, जैसे कि एक्सएल बड़ा हो सकता है किससे, एक्ससी से, या एक्ससी या एक्सएल छोटा हो सकता है एक्ससी से, या एक्सएल और एक्ससी ये दोनों ही चीज़ें क्या होंगी, बराबर होती है। इन 3 कंडीशन के अलावा तो आपको ऐसी और कोई कंडीशन मिलेगी नहीं हमको। तो इन्हीं 3 कंडीशन के बारे में हम बात करेंगे कि क्या इन कंडीशन का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है इस पे हमारे कैपेसिटर इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस लगे हुए सीरीज़ कॉम्बिनेशन के एसी सोर्स पे। ठीक है, तो हम पहले केस की बात करते हैं कि पहले केस की हम बात करते हैं कि जब एक्सएल की जो वैल्यू है वो बड़ी होगी किससे, एक्ससी से। यहाँ पे लिखा हुआ है, या हम रिप्रेजेंट करें कि जो जिसकी मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टेंस इज़ ग्रेटर देन द मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर। ये दोनों कंडीशंस जो हैं हमारी एक ही हैं। तो अब हम बात करेंगे पहला कि हम देखिए, अब पहली बात जो हम करेंगे कि जब हम फेज़र डायग्राम पढ़ रहे थे कि हमने देखा था, तो अब इस चीज़ के लिए केस 1 के लिए हम बात कर रहे हैं। केस 1 में क्या होगा, केस 1 के अकॉर्डिंग हम देखेंगे। पहले हम जब फेज़र डायग्राम पढ़ रहे थे, ये फेज़र डायग्राम आपका है किसका, हम बात करें फेज़र डायग्राम वोल्टेज का, ठीक है, वोल्टेज का। तो ये हमने पढ़ा है कि वी एम आर, और यहाँ पे हमने पढ़ा है वी एल एम, और यहाँ पे हमने लिखा था वी सी। देखिए हम यहाँ पढ़े हुए हैं जो फेज़र डायग्राम, हमने ये पढ़ा था कि तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि फर्स्ट केस हमारा ये है कि ये आपका एक्सएल इज़ ग्रेटर देन एक्ससी। तो इस कंडीशन में जो अब इस कंडीशन को हम कैसे बनाएंगे और क्या क्या चीज़ें में इफेक्ट हमको करेंगे वो बताएं। सबसे पहले हम फेज़र डायग्राम देखेंगे, इसका इस पर्टिकुलर कंडीशन का फेज़र डायग्राम कैसा होगा वो देखेंगे। तो पहले अभी हमने पीछे ही बताया है कि जो फेज़र डायग्राम आपका स्टैंडर्ड इस सर्किट का बन रहा है वो ये बन रहा है आपका। ये आपका स्टैंडर्ड डायग्राम बन रहा था आर एल से सीरीज सर्किट का। अब इसी में जब आपको ये कंडीशन मिल गई तो अब फेज़र डायग्राम कैसा बनेगा। अब सबसे पहले सोचने की ये बात है कि हमने कंडीशन जो लिखी हुई है एक्सएल ग्रेटर देन एक्ससी या वी एम एल इज़ ग्रेटर देन वी सी, मतलब कि ये वैल्यू जो है आपकी वो क्या करेगी, एक्सीड करेगी। तो हमारे पास अगर हम ये बात करें कि अगर हमारे पास किसी के पास 20 रुपये हैं और मेरे पास 10 ही रुपये हैं,
तो क्या होगा, हम जब हम इसका अगर हम उनके प्रॉफिट निकालें तो दूसरे वाला जो व्यक्ति है वो हमसे कहीं ना कहीं स्टैंडर्ड में ज़्यादा ही है, पैसे उसके पास ज़्यादा है, तो यहाँ पे हम 20 - 10 करके ही हम इसकी प्रॉफिट निकाल सकते हैं ना, मतलब कि हमें कितनी प्रॉफिट या लॉस हो रहा है हम इसको इसी तरह निकाल सकते हैं। तो इसी तरह इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू जो आप देख रहे हैं ये आपकी एक्सीड करी, मतलब कि इस वैल्यू से नीचे जितनी भी वैल्यू होंगी ये उसमें ये अपने आप में उस वैल्यू को मिला लेगी तो मिला लेगी इस, तो क्या होगा, हमारा जो फेज़र डायग्राम जो हमारे पास बन के आएगा वो कुछ इस तरह बन के आएगा कि हमारे पास अब जो वैल्यू हमको जो मिल रही है ये कुछ इस तरह मिलेगी, VL माइनस VC, ठीक है, ये मिलेगी। तो ये आपका होगा कि ये वैल्यू जो हो हमारी, ये हमारी इस वैल्यू से ज़्यादा है, कहीं ना कहीं ये ज़्यादा है। मगर अब ये दो वेक्टर्स मिल गए आपको, हम आपको पहले ही बताते फेज़र डायग्राम एक तरह का वेक्टर सम होता है, ठीक है। अब ये दोनों जो वैल्यू जो हमें जब मिल गई तो वह चीज़ एक चीज़ आप देखेंगे ये दोनों 90 डिग्री पर बन रही हैं, और दूसरी चीज़ कि जब ये वैल्यू मिल गई तो अब इसका रिजल्टेंट निकले, तो इसका रिजल्टेंट हमने ये कंसिडर किया कि ये हमको रिजल्टेंट VM इसका मिल रहा है, VM हमको इसका रिजल्टेंट, तो ये पूरा फेज़र डायग्राम हुआ जो कि यहाँ पे आपको दिखाया गया। अब जो डायग्राम आपको यहाँ दिखाया गया, इसके बाद अब क्या आता है कि जब हम ये VM रिजल्टेंट ले रहे हैं तो अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखने की वाली बात है, जो डायग्राम आपको अभी हम बताएं उसी डायग्राम को आपको लेके चलना है कि VR, ठीक है, और यहाँ पे हो गया आपका VML माइनस VCM, तो इन दोनों का रिजल्टेंट जो आपको ये मिल रहा है VM मिल रहा है, तो इस चीज़ को निकालने के लिए क्या करेंगे, रिजल्टेंट को, इस चीज़ को निकालने के लिए आप क्या करेंगे, ये हमें VM रिजल्टेंट मिला था, इस पोजीशन पे हमको मिला था VLM इज माइनस VMC, और यहाँ पे हमको VR मिला था। आप लेंगे प्रोजेक्शन, इस फेस का अगर प्रोजेक्शन हम यहाँ पे ले लें तो ये कुछ राइट एंगल ट्रायंगल की तरह बन जाएगा प्रोजेक्शन लेने पे, मतलब कि ये वैल्यू यहाँ पे हम रख दी VL माइनस VC, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल। अब हमको यहाँ पे पाइथागोरस लगा लेना है, इस जब ये बन जाएगा तो पाइथागोरस लगाने पे ये इस तरह का कुछ आपको फेस मिलेगा, इस तरह की कोई चीज़ आपको मतलब कि मिलेगी जो कि ये आपका पाइथागोरस से निकल आएगा। इस सबको निकालने के बाद यहाँ पे जो आपकी वैल्यू आएगी VM स्क्वायर IM स्क्वायर R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC। अब यहाँ पे ये जो पूरी वैल्यू आएगी, ये पूरी वैल्यू आएगी, यही आपकी क्या कहलाएगी, इम्पीडेंस क्या हुआ यहाँ पे, यहाँ मतलब कि आपको रेजिस्टेंस का रिजल्टेंट जो मिला वो क्या मिला, इम्पीडेंस के टर्म्स में, उस पूरे रिजल्टेंट को हम बोलते हैं इम्पीडेंस, मतलब कि जितने भी रेजिस्टेंस यहाँ पे जो चीज़ आपको मिली थी यहाँ पे इक्वल ये चीज़ जो मिली थी वो आपको मिली थी रिजल्टेंट वोल्टेज वैल्यू, ठीक। और यहाँ पे जो आपको मिल रही है ये आपको मिल रहा है क्या, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस वैल्यू से, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस वैल्यू को हम इम्पीडेंस भी बोलते हैं। इम्पीडेंस वही चीज़ है, जब सारे रेजिस्टेंस है तो उससे कोई चीज़ अगर हमको रिजल्टेंट भी उसका मिलेगा तो रेजिस्टेंस ही मिलेगा, तो एक तरह का ये भी रेजिस्टेंस ही हुआ। बट इसमें जो चीज़ ध्यान देने वाली बात है वो बात है कि XL और XC यहाँ पे वेरिएबल होते हैं हमेशा, यही चीज़ ध्यान रखना है। और क्योंकि यहाँ से स्टार्टिंग से ही बताया जा रहा है कि क्वांटिटी में XL XC वेरिएबल होगा, क्योंकि R हमारा कांस्टेंट होता है, ये बात पहले से ही बताई जा रही है। तो यहाँ पे आपको मेरा इम्पीडेंस, अब हम इस चीज़ को और आगे बढ़ाते हैं। VM इक्वल टू IMZ, ये आपको मिला क्या, VM की वैल्यू, मतलब कि मैक्सिमम वैल्यू अक्रॉस द RLC, मैक्सिमम वैल्यू इन द सीरीज कम्बिनेशन ऑफ द RLC सर्किट इज गिवन बाय द IM इक्वल टू Z। अब इसी वैल्यू को हम क्या करेंगे, अब हम रख देंगे अपने स्टैंडर्ड इक्वेशन में। तो आगे देखते हैं कि स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारे पास क्या आया है। अच्छा, एक चीज़ और जो देखनी है आपको वो ये चीज़ देखनी है कि आपको जो अभी बताएगा कि इम्पीडेंस मतलब कि रेजिस्टेंस का फेज़र डायग्राम, सारे रेजिस्टेंस का फेज़र डायग्राम बनेगा जब, तो इस पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर जब बनेगा तो आपको जो जेड मिलेगा वो बनाया गया है कि एट 5 डिग्री पे कैसे मिलेगा, सेम यही चीज़ बनानी है, जिधर आपका आर है आर रहेगा, जैसे आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन था वैसे ही बनाना है आपको। यहाँ पे XL और यहाँ पे XC, जब आपने कंडीशन को यहाँ पे लिख रखा है कि ग्रेटर है तो ये आपका XC यहाँ पे आ जाएगा और आपको रिजल्टेंट यहाँ पे जेड इम्पीडेंस मिलेगा। और सेम वही चीज़ पाइथागोरस प्रमेय लगा के इसको हल करना है। हम आगे आते हैं। पाइथागोरस प्रमेय लगाने पे आपको यहाँ पे जो इक्वेशन मिलेगा वो ये मिलेगा
ये इक्वेशन आपको पाइथागोरस से निकल के मिला। और यहाँ पे आपको फाई मतलब कि जो फेज एंगल होगा बिटवीन किसके, रेजिस्टेंस और इम्पिडेंस के बीच जो फेज एंगल बन रहा था उसकी वैल्यू है ये tan इनवर्स एक्सएल माइन एक्स सी बाई आर। इसी वैल्यू को आप रखेंगे तो आपको जो इक्वेशन मिलेगी जो लास्ट में, उस इक्वेशन को मिलने पे मतलब कि जो आपको इक्वेशन यहाँ पे जैसे आपको मिलेगी वी एम साइन, जो यहाँ पे इक्वेशन आपको मिलेगी साइन ओमेगा टी माइनस फाई या प्लस फाई, आगे मिलेगा, दोनों इक्वेशन आपको मिलेंगी। तो पर्टिकुलर इक्वेशन में फाई की वैल्यू यहीं से निकलेगी, जिसके लिए ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। और वी एम की जगह पे आप रख लेंगे आई इंटू जेड। तो ये आपका इक्वेशन बन के आएगा वी इक्वल्स टू आई एम इंटू जेड साइन ओमेगा टी माइनस फाई। ठीक है, इसके बाद अब हम दूसरी कंडीशन की बात करते हैं। दूसरी कंडीशन हमारे पास ये है कि जब एक्सेल जो छोटा हो एक्सिस से, सेम उसी प्रोसीजर को आपको अपनाना है। जो आपका फेजर डायग्राम बनेगा, ये फेजर डायग्राम जो आपका बनेगा वो नीचे की तरफ बनेगा और पाइथागोरस का इस्तेमाल करते हुए हम इस चीज़ को निकाल लेंगे। अभी हम नीचे की तरफ बनेगा तो मतलब यहाँ पर आपको थोड़ा क्लियर कर दे रहा है कि जो फेजर डायग्राम आपका, जो फेज डायग्राम आपने इम्पिडेंस वोल्टेज का बनाया था पहले वी एम वाला, उसी डायग्राम में ही चलना है आपको। यहाँ पे ये आपका स्टैंडर्ड डायग्राम हो गया, जो इस सर्किट का स्टैंडर्ड डायग्राम होता है वो है। और इसी डायग्राम को हम क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं एट अ पर्टिकुलर कंडीशंस। एट अ पर्टिकुलर कंडीशन पे हम इसको कन्वर्ट करें, ये वो पर्टिकुलर कंडीशंस है जिसमें हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इसके लिए क्या, वही चीज़ जो चीज़ आपने पढ़ रखी है पहले ही, और इसका रिजल्टेंट हो गया वी एम। अब इसी वी एम को निकालने के लिए इस वाली क्वांटिटी को इससे आके अगर हम ऐड कर देते हैं तो एक ये ट्रायंगल बना लेगा। और ट्रायंगल बनाएगा भी तो वो कैसा, राइट एंगल ट्रायंगल बनाएगा। तो इस वजह से हम वहाँ पे आसानी से पाइथागोरस लगा सकते हैं। पाइथागोरस लगा के हम इस इक्वेशन लिख सकते हैं। पाइथागोरस लगाने के बाद ये इक्वेशन लिखने के बाद हमको फिर एक वैल्यू मिलेगी इम्पिडेंस की टर्म्स में। अब यहाँ पे वी एम इक्वल टू आई एम जेड। यहाँ पे देखने वाली बात ये थी कि वहाँ पे पहले हमको मिल रहा था एक्सएल माइनस एक्सी, यहाँ पे एक्सी माइनस एक्सएल मिल रहा है। बस ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखने के लिए है। सेकेंडली हम आगे चलते हैं। यहाँ पे अब हम पढ़ेंगे इसी चीज़ को हम आगे पढ़ेंगे कि फेजर डायग्राम ऑफ रिएक्टेंस इस पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर, जो कि हमको ये मिलेगा, इस तरह की पोजीशन मिलेगी। पीछे भी हम आपको ये चीज़ बता चुके हैं। और यहाँ पे मिलेगा आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स स्क्वायर। ये फाई की वैल्यू आपको भी यहाँ पे tan इनवर्स एक्सएल एक्सी माइनस एक्सएल मिलेगी। तो ये वैल्यू आपको फाई की यहाँ पे मिलेगी। इसके बाद ही आपको यहाँ पे अब आपको दो चीज़ फिर मिल गई। एक आपको मिल गया इम्पिडेंस के टर्म्स में आपकी वी एम की वैल्यू एज अ इम्पिडेंट टर्म्स में क्या होगी, और यहाँ पे आपको फाई की वैल्यू भी मिल गई। इक्वेशन को हम आगे बढ़ाने के लिए हम आपको बता देते हैं कि हमारा जो स्टैंडर्ड इक्वेशन यहाँ पे बन के आ गया बोथ कंडीशन में, जो हमारी पर्टिकुलर कंडीशन मिली वो मिलेगी वी एम। ये इक्वेशन आपका स्टैंडर्ड ही बन रहा है, जो साइन है, साइन ओमेगा टी माइनस फाई एक ही बन के आएगा, और एक आएगा वी इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ये कंडीशन आपकी आ जाएगी बन के जो निकलेगी आपकी पर्टिकुलर कंडीशन वो आएगी एक्स एल ग्रेटर देन एक्स सी। और ये जो निकलेगी वो मिलेगी कि एक्स एल इज़ लेस देन एक्स सी। इन दोनों में आपको देखिए यहाँ पे फाई मिल रहा है और यहाँ पे भी फाई मिल रहा है। इन फाई की वैल्यू में ही चेंज आपको मिलेगा यहाँ पे। और इम्पिडेंस की बात हम करेंगे तो आई एम को आप जब चेंज करेंगे आई जेड करेंगे, जेड की वैल्यू पिछले वाली कंडीशन में क्या है और इस वाली कंडीशन में क्या होगी, दोनों की वैल्यू रख देंगे। यही मेन डिफरेंस आता है। ये आपकी दो कंडीशन यहाँ पे समराइज होकर ख़त्म हो रही हैं कि जब आपका एक्सएल, दो कंडीशन आपकी, जो एक ये कि एक्सएल ग्रेटर देन एक्सी और एक ये एक्सएल इज़ लेस देन एक्सी। तो इस दोनों कंडीशन में क्या क्या चेंजेस आएंगे वो आपको पता चल गया। अब इस आगे का एंड देख लेते हैं कि तो हमने यहाँ पे सारी चीज़ें जो पढ़ ली। अब इसके बाद हम देखेंगे कि जो हमने क्या क्या इसमें देखा था। इस पूरे चैप्टर के अंदर हमने देखा था कि जब हमारे पास केवल प्योरली रजिस्टिव सर्किट होता है तब रेजिस्टेंस क्या होता है, फेज एंगल करंट क्या होती है, और पावर फैक्टर का फेज एंगल पावर फैक्टर की हम बात करेंगे। जब प्योरली रेजिस्टिव सर्किट होता है, जैसा कि पहला देखा गया, उस समय इम्पिडेंस की अगर हम बात करें तो वो आर ही होता है। इस समय हमें कोई फेज डिफरेंस नहीं मिलता है वी आर और
IR की वैल्यू सेम रहती है, बट फ़र्क बस इतना आता है कि फेज डिफरेंस नहीं होता है, मगर अब इसकी करंट की वैल्यू वोल्टेज से हमेशा कम रहती है। इसकी ठीक, तो यहाँ पे हमें कोई फेस एंगल नहीं मिलता है। साथ ही हम इसकी बात करेंगे पावर फैक्टर की, तो यहाँ पे हमको मैक्सिमम पावर फैक्टर 1 मिलती है। ठीक, तो हम किसकी बात कर रहे हैं, अगर हम पावर फैक्टर की बात करें तो हम किसकी बात कर रहे हैं, हम cos फाई की बात कर रहे हैं। ठीक है, जिसकी वैल्यू हमको यहाँ पे मैक्सिमम 1 मिलती है। इसके साथ ही हम चलते हैं यहाँ पे, इसके साथ हम आगे चलते हैं कि प्योरली इंडक्टिव सर्किट की बात करें तो इस कॉइल की बात हुई है, जिसमें एक सर्किट जिसमें कि AC सोर्स लगा हुआ है और खाली एक तरह का सोर्स लगा है, मतलब कि यहाँ पे AC सोर्स लगा और खाली एक ही तरह का इक्विपमेंट लगा है, जैसे प्योरली इंडक्टिव लगा। उस समय हमको जो इम्पिडेंस मिलता है वो ओमेगा L मिलता है, मतलब कि हम XL की बात कर रहे हैं, ओमेगा L मिलता है। और जो हमको फेज एंगल मिलता है, फेज एंगल की अगर हम बात करें तो वो 90 डिग्री लैग मिलता है हमको, मतलब कि हमारी डायग्राम कुछ इस तरह होती है, VR IL, कुछ इस तरह का डायग्राम हमको मिलता है। और इसके साथ ही में अगर हम इसमें cos फाई की बात करें तो वहाँ वो हमको 0 मिलती है। प्योरली कैपेसिटिव सर्किट की अगर हम बात करें तो इस सर्किट की हम बात कर रहे हैं कि ये प्योरली कैपेसिटिव सर्किट है कि AC सोर्स लगा होगा और प्योर कैपेसिटर एक लगा। उस समय हमको जो XC मिलता है, मतलब कि हमको इम्पिडेंस जो मिलता है कैपेसिटर के अक्रॉस XC जो मिलता है वो मिलता है 1/ωc। और इस समय हमारा जो करंट और वोल्टेज का फेजर डायग्राम अगर हम बात करें तो वो हमारी करंट क्या होती है, हमारी करंट जो होती है वोल्टेज से 90 डिग्री लीड करती है। तो हमको फेजर डायग्राम कुछ इस तरह मिलता है। कुछ इस तरह का फेजर डायग्राम हमको मिलता है। करंट हमारी वोल्टेज से 90 डिग्री लैग करी आगे की तरफ, 90 डिग्री लीड कर रही है, आगे की तरफ जा रही है। ठीक है, और इस समय हमको समय जो हमको वो मिलता है, मतलब कि पावर cos फाई, मतलब कि पावर फैक्टर जो मिलता है वो 0 ही मिलता है। 90 डिग्री cos 90 की वैल्यू रख देंगे तो वहाँ से हमको जो मिलेगा वो। इसके बाद अगर हम बात करें कि हम अगर हम एक रेजिस्टेंस जोड़ें और एक हम इंडक्टेंस जोड़े हैं, इस समय इस सप्लाई में अगर हम AC सोर्स जोड़ते हैं इस सर्किट में तो हमें क्या क्या मिलेगा, इम्पिडेंस की वैल्यू हमको मिलेगी R² + ωL²। जो हमारा क्या कहते हैं फेज एंगल होगा 0 से 90 के बीच क्या करेगा, लैग करेगा। मतलब और हमारा जो पावर होगा, मतलब पावर फैक्टर जो होगा उसमें 1 से 0 के बीच वो भी लैग करेगा। ये सारी चीज़ें हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं, तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगी। अगर नहीं आपने देखा तो देख लीजिएगा। प्रतिरोध तथा धारा का अगर बात करेंगे, अगर हम इसकी और कैपेसिटर इनकी बात करें और इसमें AC सोर्स लगा दें, तब इस सर्किट में क्या इफेक्ट पड़ता है, इम्पिडेंस का। ये इक्वेशन R² + 1/ωc², 0 से 90 के भी लीड करती है सर्किट, और पावर फैक्टर भी 0 से 1 के भी लीड करता है। इसके साथ ही अगर हम अब बात करें कि RLC कम्बिनेशन, जो अभी हमने तुरंत ही पढ़ा हुआ है कि RLC कम्बिनेशन में क्या करता है, तो ये देख लीजिए R² + ωL 1/ωc²। ये आपका लास्ट इक्वेशन निकल के आएगा RLC का। RLC ये आपकी स्टैंडर्ड कंडीशन बन के आएगी। इस समय आपको दिखा है, ये जो कंडीशन पर्टिकुलर लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है आपका XL = XC। इस पर्टिकुलर कंडीशन पे ये चीज़ लिखी हुई है। अगर आप इसकी दूसरी कंडीशन की बात करें तो XL = XC पे यही चीज़ चेंज हो जानी है। और ये लैग की जो बात करें, और इसमें ये दोनों पावर चेंज हुई, 0 से 90 के बीच ये लैग कर रहा था और लीड, 0 से 90 के भी लैग और लीड दोनों हो रहे थे, और 0 से 1 के बीच में सर्किट लैग और लीड दोनों करती है। तो आपको यही चीज़ ध्यान रखनी है, थोड़ी सी इस कंडीशन को ध्यान रखना है। इसके साथ ही RLC की ये जो RLC सर्किट की जो हमारे करते हैं, अभी RLC सर्किट पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। इसके साथ ही हम अभी RLC सर्किट की एक और चीज़ पढ़ेंगे, थर्ड कंडीशन जो हमारे सामने होगी RLC सर्किट की, वो ये है XL = XC। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि इसी कंडीशन को हम रेजोनेंस भी कहते हैं। तो हम RLC सर्किट का ये कम्बिनेशन भी आगे पढ़ते हैं, आगे की तरफ हम पढ़ते हैं और देखते हैं क्या है इस कम्बिनेशन में। सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हैं। हमने जो 3 कंडीशन RLC सर्किट की पढ़ ली थी, एक कंडीशन हमने ये पढ़ा हुआ है पीछे ही कि XL = XC, XL = XC। तब क्या होता है, अब हम थर्ड कंडीशन पढ़ने जाएँ कि XL = XC, और इस पर्टिकुलर कंडीशन को ही हम बोलते हैं रेजोनेंस कंडीशन। ठीक है, आइए हम जानते हैं रेजोनेंस क्या चीज़ है। रेजोनेंस की बात अगर हम करें तो हम जो आवाज़ सुनते हैं मोबाइल्स फ़ोन्स में, अपने टेलीविज़न्स देखते हैं जो,
जो सिग्नल्स हमारे पास आते हैं, जैसे कि रेडियोज़ में हम देख लीजिए चैनल जो हम चेंज करते हैं, जैसे रेडियो एफएम हमने लगाया तो 93.3 लगाना है या 4 लगाना है, उस समय जो हमको ट्यूनिंग सुनाई देती है, या टीवी देखते समय जो हमें पिक्चर की क्लियरनेस रहती है, या अपने घर में कभी कभी आप देखिए कि लाइट अचानक से बहुत ही ब्राइट हो जाती है, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन पे सर्किट हमारा कैसा वर्क करता है और ये चीज़ें हमें क्यों दिखती हैं क्यों हमें पता चलती है, क्यों ट्यूनिंग अगर आपकी सही नहीं आ रही है तो चैनल घुमाते घुमाते अचानक एक चैनल पे आने वाली आवाज़ बहुत ही साफ़ कैसे हो जाती है। इस सारी चीज़ें हमको रेजोनेंस के अंदर ही मिलती है। रेजोनेंस एक ऐसी पर्टिकुलर कंडीशन है जिस समय आपका कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस की जो वैल्यू होती है वो सेम हो जाती है, वो दोनों दोनों एक दूसरे को कट कर जाते हैं उस वैल्यू पे। तो उस समय उस पर्टिकुलर कंडीशन के समय हमको एक जो वैल्यू हमको जो उस समय रेजिस्टेंस की मिलती है, वो हमको सिर्फ और सिर्फ उस सर्किट में रेजिस्टेंस मिलता है। इस वजह से ऐसा चीज़ें होती है, ये चीज़ें हमारे सामने आती है। तो रेजोनेंस एक ऐसी कंडीशन है जिस समय हमको सर्किट में सुनने वाली किसी इक्विपमेंट में आने वाली आवाज़, जैसे कि मोबाइल फ़ोन्स वगैरह में क्लियरनेस सुनाई देती है, होती है पिक्चर का एकदम स्पॉट से एकदम सही साफ दिखना, और ये सब चीज़ें हमको रेजोनेंस के कारण ही सुनाई देती। तो रेजोनेंस हमने आपको बता दिया कि रेजोनेंस एक ऐसी कंडीशन है जिस समय जो आपकी एक्सल की वैल्यू मतलब कि मतलब कि एक कॉम्बिनेशन ऑफ सर्किट, मतलब जिसमें इंडक्टर भी लगा, कैपेसिटर भी लगा, रेजिस्टेंस भी लगा और एसी सोर्स सप्लाई किया जा रहा है, उसमें उस सर्किट में एक पर्टिकुलर एक ऐसी कंडीशन आती है जब आपकी जो एक्सल की वैल्यू है और एक्सी की वैल्यू है एक दूसरे को कट कर जाती है। मतलब कि वहाँ पे जो इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू होती है एक तरह से या तो बराबर हो जाती है या एक दूसरे को कट कर देती हैं। तो उस समय जो मिलने वाली जो वैल्यू हमको इस सर्किट में मिलेगी वो सिर्फ रेजिस्टेंस मिलेगी, और ये सारा चीज़ ये पूरा सर्किट एक प्योरली रेजिस्टिव सर्किट की तरह काम करने लगेगा इस कंडीशन में। तो इस होता है क्या है, और इस रेजोनेंस के मिलने पे जो चीज़ होती है वो हमने आपको बता दी, जैसे कि मोबाइल फ़ोन से हम लोग की बात करने समय वॉइस का क्लियर आना, एकदम पिक्चर्स जैसे होते हैं, जैसे पहले जैसे रेडियो एफएम रेडियोज़ वगैरह हम लोग चलाते थे तो चैनल्स में घड़घड़ाहट आती थी, जैसे घर घर की आवाज़ आती थी, तो वो आवाज़ एक धीरे धीरे चैनल घुमाते, मतलब कि आप अगर चैनल धीरे धीरे घुमाएंगे तो एक पर्टिकुलर किसी सिग्नल पे जाके किसी चैनल पे जाके वो आवाज़ एकदम से साफ़ हो जाती थी। उस समय उस कंडीशन पे उस चैनल की जो फ्रिक्वेंसी होती है वो हायर होती है, और उस समय उस चैनल की जो करंट होती है वो मैक्सिमम होती है और पावर में मैक्सिमम इम्पीडेंस मिनिमम होता है। ये पर्टिकुलर कंडीशंस जो आपको उस समय उस चैनल के अक्रॉस मिलती हैं वो सारी कंडीशंस रेजोनेंस कहलाती हैं। इसी के बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पे हमने आपको लिख के रखा भी है कि एक्सल और एक्सी उस पर्टिकुलर कंडीशन में बराबर हो जाते हैं। अब हम यहाँ पे डायग्राम के थ्रू इसको बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे कि जो ये डायग्राम आपका क्या है, RLC सर्किट का स्टैंडर्ड फेजर डायग्राम है, और यही RLC सर्किट का स्टैंडर्ड रिएक्टेंस फेजर डायग्राम है, या इम्पीडेंस डायग्राम भी बोल सकते हैं। इस पूरे कंडीशन में देखिए अकॉर्डिंग टू कंडीशन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ एक्सल यहाँ पे हमने लिखा VL इक्वल्स टू VC, मतलब कि जो वोल्टेज है अक्रॉस द इंडक्टेंस, मतलब इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो दोनों क्या हो गए, आपस में बराबर हो गए। यहाँ पे भी अगर हम बात करें तो यहाँ पे मैंने वही चीज़ लिखी है कि इसके अक्रॉस जो इसमें बहने वाली करंट को कंट्रोल करने के लिए जो आप इलेक्ट्रिक जो चीज़ यूज़ करें, इक्विपमेंट यूज़ करें, वो उसका नाम होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस। इस इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू और कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू बराबर हो जा रही है। तो अगर हम एक तरीके से डायग्राम को देखें तो इसकी वैल्यू एक दूसरे को कट भी कहीं ना कहीं कट जा रही है। कट करने की वजह से हमारे पास जो एक चीज़ बची है वो बोले VR और R, ये दोनों ही चीज़ मिल रही, और ये चीज़ जो पर्टिकुलर चीज़ हम पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं सीरीज़ कॉम्बिनेशन के अंदर। अच्छा, जब यही दोनों चीज़ हमें मिल रही है तो आगे देखते हैं हमें होता क्या आगे। पर जब हमने ये देखा तो यहाँ पे हमको मिला कि हमको सिर्फ एक चीज़ जो हमें यहाँ पे मिल रही है वो मिल रहा है वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस, और हमको इम्पीडेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस। मतलब कि अगर ये दोनों सर्किट में L और C, मतलब इस पर्टिकुलर कंडीशन में हमारे पास जो हमने इस सर्किट में इंडक्टेंस लगाया, कैपेसिटर लगाया, उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। हमको जो इफेक्ट पड़ रहा है सर्किट में सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस का पड़ रहा है, और सारी चीज़ें इससे रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग हो रही। तो एक तरीके से अगर हम बात करें तो ये सर्किट जो इसमें L और C लगा ये पूरा ही क्या हो जाएगा, प्योरली
प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, और जो प्रॉपर्टी प्योरली रेजिस्टिव सर्किट की वो सारी प्रॉपर्टी इस सर्किट में लगने लगेंगी, मगर ऐसा होगा कब, एट अ पर्टिकुलर कंडीशन, इस कंडीशन के तहत ये काम होगा और किसी उस पर नहीं होगा, इस पर्टिकुलर कंडीशन के अकॉर्डिंग ये सर्किट प्योरली रेजिस्टिव सर्किट की तरह काम करना शुरू कर देगा। आगे देखते हैं। देखिए रेजोनेंस की जो पर्टिकुलर कंडीशन है जो आपको अभी वहाँ बताया, उसी कंडीशन का इस्तेमाल करते हुए हम निकालेंगे रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी, क्योंकि अभी तक हम आपको जो भी बता रहे थे RLC, ये कॉम्बिनेशन जो हमने आपको बताया RL और C वाला, इस पर्टिकुलर की दो कंडीशन हमने आपको बताई, मगर दोनों ही कंडीशन में कहीं पर भी हमने आपको ये नहीं बोला है कि फ्रिक्वेंसी में चेंज होगा, मगर रेजोनेंस एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पर फ्रिक्वेंसी में चेंज आ जाता है। जो फ्रिक्वेंसी में चेंज इस पर्टिकुलर कंडीशन के जैसे जिस पॉइंट पे आता है उस समय जो फ्रिक्वेंसी हमें मिलती है उसको हम बोलते हैं रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी। उसी को यहाँ पे कैलकुलेट किया गया है कि रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी कितनी होती है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन की हम बात करते हैं, पर्टिकुलर कंडीशन के अनुसार हम चलते हुए यहाँ पे आते हैं, तो हमको पता है कि XL और इस XL को हम ओमेगा L भी लिख सकते हैं और XC को हमारे पास ओमेगा C भी लिख सकते हैं। ये बात पिछली वीडियो में अभी भी बताया हमने आपको। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे, क्या वैल्यू हम निकालते हैं, तो हम देखते हैं SL इंटू ओमेगा C, XL इंटू ओमेगा C इक्वल्स टू 1 हम लिख सकते हैं। इस पर्टिकुलर कंडीशन चेक को अगर हम आगे बढ़ाएंगे तो हमको मिलेगा ओमेगा स्क्वायर 1 पर अंडर रूट LC। तो ओमेगा को हम एज अ फ्रिक्वेंसी टर्म्स में हम लिख सकते हैं 2πf, क्योंकि यहाँ पे F0 हमने लिखा है। F0 मतलब कि एक डिफरेंट फ्रिक्वेंसी जो हमारे सामने आने वाली रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी, उसका सिंबल हमने यहाँ पे इसको दिया है F0। ये इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट LC। तो हमने यहाँ पे F की वैल्यू निकाल लिखी है रेजोनेंट 2π1 बाई अंडर रूट LC। अच्छा, इसमें जो चीज़ ध्यान देने वाली है आपकी यहाँ पे है कि L और C, अगर हम L और C के मान को चेंज करेंगे तो फ्रिक्वेंसी का मान हर हालत में चेंज होगा, और हम इसके मान को अगर बराबर कर देते तो फ्रिक्वेंसी हमारी कांस्टेंट आएगा। कांस्टेंट फ्रिक्वेंसी हमको एक बार मिलती ही रहेगी, और जब हमको अगर हम इस चीज़ को कांस्टेंट कर दें तो ये फ्रिक्वेंसी हमें कॉन्स्टेंटली एक पर्टिकुलर पॉइंट पे उतनी ही फ्रिक्वेंसी मिलती रहेगी। तो उस समय आपकी ट्यूनिंग, मान लीजिए आप बहुत शार्प ट्यूनिंग आ रही है, तो उसी पर्टिकुलर उतनी इसी कंडीशन इसकी वैल्यू पे आप हर उस चैनल में अपनी फ्रिक्वेंसी को मैक्सिमम पाएंगे। तो यहाँ पे आपको फ्रिक्वेंसी पता चल गई। और यहाँ पे RLC सर्किट की बात करें तो हम रिजल्टेंट की बात करें तो यहाँ पे रिजल्टेंट में भी हमने शो कर दिया कि XL XC जो आपका इस इक्वेशन का है, XL और XC ये दोनों चीज़ें क्या हो जाएंगी, आपस में बराबर होने से दोनों आपस में कट जाएंगे तो कि जीरो हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमको इम्पिडेंस मिल जाएगा जो R के बराबर। अब यहाँ से इन दोनों चीज़ों को देख के हमारे सामने एक चीज़ और सामने हमारी आई कि रेजिस्टेंस को आप देखिए, और यहाँ पे इम्पिडेंस को, मतलब कि आप उस पूरे सर्किट का जो एक रिजल्टेंट रिएक्टेंस है वो तो इम्पिडेंस है। इम्पिडेंस वो मिनिमम रेजिस्टेंस के बराबर है, मतलब कि मिनिमम कहने का मतलब है कि R की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होगी। ना होने की वजह ये है कि अगर R जीरो स्टैंड कर जाता है तो जो सर्किट है हमारा, जो भी हम सर्किट बनाएंगे वो आप ये बात जानते हैं कि जो अगर R किसी फंक्शन में स्टैंड टू जीरो कर जाता है तो वो वहाँ पे वोल्टेज जो मिलती है वो हमें क्या, हमें आइडियल वोल्टेज मिलने लगती है, और आइडियल वोल्टेज का हम यूज़ नहीं करते, प्रैक्टिकली वोल्टेज का यूज़ करते हैं। तो इस वजह से हम R कभी भी जीरो नहीं ले सकते, और R हमको यहाँ पे R की वैल्यू हमें जो मिनिमम मिल पाएगी वहाँ पे, यहाँ पे मिनिमम जो वैल्यू अगर हम बात करें तो एक तरह से मिनिमम की हम बात करें तो -1 से 1 के बीच कोई चीज़ मिनिमम होती है, तो इसके बीच वैल्यू हमें मिल सकती है, मगर जीरो नहीं हो सकती है। तो अगर और मिनिमम की बात करें तो स्टार्टिंग की पॉजिटिव पोजीशन की बात करें तो वन मिनिमम ही हो जाएगा, +1 अगर यहाँ बात करें तो। इस बीच हमको जो यहाँ पे जो R की मिनिमम वैल्यू होगी उस समय हमारा इम्पिडेंस भी क्या करेगा, मिनिमम रहेगा। मतलब यहाँ पे हमने लिखा भी है, इस अवस्था में जब Z/R होता है तो उस समय परिपथ में प्रतिबाधा इम्पिडेंस कम से कम होती, अतः परिपथ में धारा मैक्सिमम होती। अच्छा, ये चीज़ तो आपको पता चल गई कि ये हमारा क्या होगा, जो R मिनिमम होगा तो Z भी मिनिमम होगा R के, ठीक है। ये इसके बाद एक चीज़ और आपके सामने है कि आप जो सर्किट की बात करें, चाहे किसी एक सिंपल सा हमारे पास ओम्स लॉ है, V = IR, ये हमारे पास सिंपल से एक ओम्स लॉ है। अगर इसकी बात करें तो इस सर्किट में हमें जो इक्वेशन मिला वो हमको मिला है V = VM sin ω/t प्लस या -φ, यही हमको इक्वेशन मिलता है RLC सर्किट में। इसके साथ हम VM की अगर बात करें तो VM को आपको मिल रहा था, VM = आपको मिलता था I × Z, ये चीज़ मिलती थी IM × Z। अच्छा, अब यहाँ पे देख लीजिए, जो हमको यहाँ पे जो चीज़ हमको मिलती थी VM = आपको यहाँ पे मिलता था IM × Z, यही चीज़ मिलता था। अब यहाँ पे देख लीजिए, तो
अगर हम बात करें करंट की, तो करंट में हमको क्या होगी, Vm/Z, यही होगी करंट, यही होगी इसके लिए करंट, मैक्सिमम करंट इस सर्किट की अगर बात करें तो Vm/Z वैल्यू आएगी, जेड आएगी। अब इस चीज़ में देखिए, अगर इस जेड को हम क्या कर सकते हैं, जेड रिप्लेस सेट तो आर हम लिख सकते हैं, और आर क्या, मिनिमम वैल्यू। अगर इसकी मिनिमम वैल्यू पे हमारा जो करंट होगा आरएलसी सर्किट में वो मैक्सिमम होगा। और तो ये एक पर्टिकुलर कंडीशन और आपको मिली सामने कि हमारा जो होगा जेड जो होगा इस पर्टिकुलर कंडीशन में मिनिमम होगा और करंट आरएलसी सर्किट में मैक्सिमम होगा। एक ये बात हमारे पास आई। अब इसको और आगे बढ़ाते हैं। ऐसी कंडीशन में जब हमारा जेड क्या होगा, मिनिमम होगा और हमारा करंट मैक्सिमम होगा, ये चीज़ हमने देख लिया। अब इन सब चीज़ों का इफेक्ट क्या होगा, तो हम वेव फॉर्म के टर्म्स में इसके इफेक्ट देखेंगे कि इफेक्ट क्या पढ़ना होता है। और एक चीज़ हमारे सामने इसमें और आपके सामने है कि अभी तक आपने जितना भी ग्राफ वगैरह वेव वगैरह ग्राफ देखा है उसमें आपने कहीं पे भी फ्रिक्वेंसी के साथ ग्राफ नहीं देखा। हर जगह आपने वोल्टेज का करंट के साथ, या तो वोल्टेज का ओमेगा टी के साथ ग्राफ देखा है, या फिर थीटा के साथ ग्राफ देखा है, या टाइम के साथ ग्राफ देखा। अब यहाँ पे जो नई चीज़ आपको मिली थी, रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी। तो अब उसके साथ इसका ग्राफ देखेंगे, रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी के साथ अब कैसा ग्राफ बनता है किसी चीज़ का। अब हम लोग ये देखेंगे फ्रिक्वेंसी के साथ हम कैसा ग्राफ बनाते हैं। तो अब हम कंडीशन पे आते हैं। हमारे पास 3 चीज़ें आ गई हैं, इसको यहाँ पे लिख देते हैं कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें आ गई। हमारे पास एक चीज़ आ गई है कि जो F0 मतलब कि रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी है वो आपको पता चल गई है, 1/2 √L/C। ठीक है। एक और चीज़ हमें पता चल गई है कि एज अ रेजोनेंट कंडीशंस आरएलसी सर्किट में हमारा जो करंट होगा, वो मैक्सिमम करंट जो होगा वो होगा हमारा Im/Z, मैक्सिमम करंट होगा। इसके साथ हमको एक चीज़ और पता चल गई है, जो इम्पिडेंस होगा हमारा आरएलसी सर्किट में एज अ पर्टिकुलर रेजोनेंट कंडीशन मतलब कि जेड मिनिमम होगा और आर भी मिनिमम होगा। ये 3 कंडीशन बनने के बाद अब हम बनाएंगे क्या, फेजर डायग्राम। किसका, फ्रिक्वेंसी के साथ फेजर डायग्राम बनाएंगे। फ्रिक्वेंसी के साथ किसका बनाएंगे, इसमें लगने वाले जो इंडक्टेंस लगा है, इंडक्टेंस में हमको जो इंडक्टेंस में बहने वाले करंट को कंट्रोल करने के लिए जो टर्म यूज़ किया जाता है किसका होगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस का, रिएक्टिव कैपेसिटेंस का और रेजिस्टेंस का, मतलब कि सारे रेजिस्टेंस का फ्रिक्वेंसी के साथ क्या ग्राफ होगा हम वो बनाएंगे। अभी तक हमने यहाँ पे इतना, अब हम देखेंगे कि इसमें जो रेजोनेंस की कंडीशन में जो हमारा फ्रिक्वेंसी के साथ ग्राफ होगा वो कैसे होगा। तो हमने आपको बताया यहाँ पे कि यहाँ पे जो तीनों जो हमारे ये यूज़ कर रहे हैं हम इनको इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स को, इनके अकॉर्डिंग जो हमारा जो इसको बैलेंस करने के लिए आर, इसको बैलेंस करने के लिए XC और इसके लिए XL, जो हमारे करंट को बैलेंस करने के लिए इस तरह का रेजिस्टेंस का ही काम करते हैं। इनके अकॉर्डिंग XL की वैल्यू हम जानते हैं कि ओमेगा को 2 पाई FL भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे F और यहाँ पे भी F है। अब यहाँ पे देखिए कि ये जो XL है वो आपका F कहीं ना कहीं फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है। तो अगर हम और बहुत देखते हैं तो XL को हम देखते हैं कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, F के, और XC को हम देखते हैं कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/F के। अच्छा, जब हम ये फ्रिक्वेंसी के साथ ग्राफ हम देखते हैं इसको, और R क्योंकि हमारा वो फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड ही नहीं करता है इसलिए हम उसके लिए कोई भी टर्म्स नहीं लिखेंगे, तो इस चीज़ को हम लिखेंगे। देख लीजिए यहाँ पे ग्राफ जो आपको यहाँ पे प्लॉट भी है कि फ्रिक्वेंसी के साथ क्या आर हमारा कांस्टेंट है तो कॉन्स्टेंटली चलता चला जाएगा। आर कांस्टेंट मिला हमको, वो फ्रिक्वेंसी भी डिपेंड नहीं करता है। जो एक्सएल की वैल्यू है आपकी वो फ्रिक्वेंसी के मतलब कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, अगर हम 0 से स्टार्ट करेंगे होगी, 0 से 1 2 3 4 ऐसे ही चलेंगे, जैसे हम फ्रिक्वेंसी बढ़ाएंगे वैसे हमारा एक्सएल बढ़ेगा, तो एक्सएल का ग्राफ हो गया। इसके साथ ही आप एक्ससी को देखेंगे तो वो क्या हो रही है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अगर हम मैक्सिमम मतलब कि हम मैक्सिमम वैल्यू पे जब होंगे, अगर हम बात करें किसकी, अगर हम इसकी मिनिमम बात करें, अगर हम फ्रिक्वेंसी की मिनिमम वैल्यू पे होंगे तो हमारा जो एक्ससी होगा वो मैक्सिमम वैल्यू पे होगा। ये आपका ग्राफ हो गया तीनों का, तीनों के उसका
इम्पिडेंस का मतलब कि ये आपका हो गया अलग अलग रेजिस्टेंस का क्या इफेक्ट क्या पड़ता है एक्सल ऑक्सी और आर पे फ्रिक्वेंसी के साथ, ये उनके ग्राफ हो गए। तो ये ग्राफ हो गया आपका अलग अलग। इसी ग्राफ को हम इसका हम रिजल्टेंट, जिसकी हम रिजल्टेंट की बात कर रहे थे कि इसका रिजल्टेंट में क्या मिलता है, अभी हम सब पढ़ा आर सर्किट में इम्पिडेंस पढ़ा हुआ है, इम्पिडेंस का फ्रिक्वेंसी के साथ क्या ग्राफ होगा। तो वो क्या है, वो सारी रेजिस्टेंस के जितने भी लगे हैं इसमें उसी का रिजल्टेंट ही तो है, रिजल्टेंट ही है एक्सएल माइनस एक्सी। इस पर्टिकुलर यहाँ पे देखिए लिखा भी हुआ है कि जेड इक्वल्स टू आपका आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। इस पर्टिकुलर कंडीशन को जो हम हल करेंगे तो यहाँ पे भी हम देखेंगे कि एफ सी और एफ सी, यहाँ पे एफ ओमेगा एल को 2 पाई एफ और ओमेगा 1/ओमेगा सी को हम लिखते हैं 2 पाई एफ सी। तो यहाँ पे देखिए ये जो पर्टिकुलर कंडीशन आपकी यहाँ पे जो एक चीज़ यहाँ पे एक चीज़ जो आया है आपके सामने कि जेड के टर्म्स में देखिए आर आपका कांस्टेंट है, आप उसको अभी मत कंसिडर करिए। यहाँ पे जो देखने वाली बात है कि 2 पाई एफ एल और माइनस 1/2 पाई एफ सी। इसमें एक चीज़ देखने की बात है, अगर हम फ्रिक्वेंसी को बढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो ये भी फ्रिक्वेंसी क्योंकि सेम ही है तो इस फ्रिक्वेंसी के मान लीजिए वैल्यू हम 5 रख रहे हैं और तो इसमें की 5 रखेंगे तो ओवरऑल हमें क्या मिलेगा, अगर हम इसको बढ़ाते हैं तो ये फ्रिक्वेंसी हमको बहुत कम मिलेगी और अगर हम इसको हम बढ़ाते हैं तो ये फ्रिक्वेंसी को बहुत ज़्यादा मिलेगी। तो क्या हमारे पास निकला कि हमको रिजल्टेंट फ्रिक्वेंसी अभी भी नहीं मिल रही है, अभी भी नहीं मिल रही है। तो इस चीज़ में क्या होगा आपका कि आप अगर बहुत ध्यान से आपको बताया जाए तो अगर आप बात करिए 2 पाई एफ एल की, ठीक है, और माइनस 1/2 पाई एफ सी की, अगर हम इसकी बात करें तो अगर हम इस वैल्यू को रख रहे हैं, मतलब कि यहाँ पे एफ की वैल्यू कुछ भी रखते हैं 5 6 7 8 9 भी जो भी रखते हैं, तो इसकी वैल्यू, इस पर्टिकुलर फंक्शन की वैल्यू और इस पर्टिकुलर फंक्शन की वैल्यू अलग अलग एक पर्टिकुलर टाइम पे ही इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा मैक्सिमम मिल जाएगी आपको। और इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा, इसकी वैल्यू क्या मिलेगी आपको, इसकी वैल्यू मिनिमम मिलेगी। मगर इन दोनों कंडीशन में हो क्या रहा है यहाँ पे, अब आप आइए, दोनों में आर जुड़ रहे हैं, मतलब कि अगर हम फ्रिक्वेंसी मैक्सिमम भी कर देते तो भी हमको जेड क्या मिलता है, जेड हमको मैक्सिमम ही मिलता है। अगर फ्रिक्वेंसी हम मिनिमम कर दे रहे हैं, अगर इसकी बात करें तब भी इसमें आर जुड़ रहा है, तब भी जेड हमको क्या मिल रहा है, मैक्सिमम ही मिल रहा है। मैक्सिमम मतलब कि दोनों कंडीशन में हमको जेड मैक्सिमम मिला। तो हमारे पास ग्राफ कैसा आएगा, अगर हम इम्पिडेंस की बात करें एज अ फ्रिक्वेंसी के टर्म्स में, तो हमारे पास ग्राफ क्या है, ग्राफ हमको ये, अब हमको इससे ये पता चला कि अगर हम मिनिमम फ्रिक्वेंसी दे रहे हैं तब भी हमको जेड की वैल्यू मैक्सिमम ही मिल रही है, और अगर हम मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी दे रहे हैं तब भी हमको जेड की वैल्यू मैक्सिमम ही मिल रही है। तो दोनों ही कंडीशन में हमको जेड की वैल्यू मैक्सिमम मिल रही है, देखिए जेड मैक्सिमम मिल रहा है हमको दोनों ही कंडीशन में। मगर हमें चाहिए क्या, एज अ रेजोनेंट कंडीशन हमको इम्पिडेंस मिनिमम चाहिए। मिनिमम चाहने के लिए हम क्या करेंगे, मगर अब इस पूरे ग्राफ को बहुत ध्यान से देखेंगे तो किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे किसी एक जगह पे फ्रिक्वेंसी आपकी यहाँ पे फ्रिक्वेंसी किसी सेंट्रल टाइम पे कहीं जाके, मान लीजिए ये फ्रिक्वेंसी जो है, फ्रिक्वेंसी यहाँ पे किसी सेंट्रल टाइम, मगर आपको जेड इस समय दिखेगा क्या, मिनिमम जेड दिख रहा है, जेड हमको यहाँ पे मिनिमम दिख रहा है, ये जेड का ग्राफ है तो जेड हमको मिनिमम दिख रहा है। मगर फ्रिक्वेंसी हमें क्या मिली, किसी सेंटर पे, इस सेंटर पे कोई एक फ्रिक्वेंसी है जिस पे जेड मिनिमम हो रही है। ये कोई एक फ्रिक्वेंसी कौन सी फ्रिक्वेंसी है, रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी। ये क्या है, रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी है जिस पे जेड आपको मिनिमम मिल रहा है। तो यहाँ पे हमने ये भी देख लिया एज अ ग्राफ की फ्रिक्वेंसी का इम्पिडेंस के साथ क्या ग्राफ होता है एज अ रेजोनेंट कंडीशन। आगे चलते हैं, इस चीज़ को आगे बढ़ाते हैं। इसके बाद अभी आपने पिछले वाले में पढ़ा हुआ था, एक पर्टिकुलर चीज़ आपने पढ़ी है, मैंने आपको अभी बताया कि एज अ रेजोनेंस कंडीशन आपका करंट जो होगा वो मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम करंट होगा, और आपको जो फार्मूला निकल के आया था वो ये आया था। अब आपको यहाँ पे यही चीज़ आपको ग्राफिकली वेव फॉर्म में शो करनी है ग्राफ के थ्रू। तो आपको यहाँ पे ये नहीं करना, आपको यहाँ पे करंट का ग्राफ बनाना है फ्रिक्वेंसी के साथ, फ्रिक्वेंसी के साथ करंट का ग्राफ बनाना। तो एकदम टेंशन बात नहीं है, क्योंकि आपने यहाँ पहले ही देख रखा हुआ है कि इस वाले को आप देखिए, इस वाले फिगर को अगर आप देखते हैं, इस वाले फिगर को, तो जेड मिनिमम आपको मिल रही है कि सेंट्रल पे आपको मिल रहा है F0 नॉट मतलब रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी। मगर जेड का ग्राफ कैसे जा रहा है, यूँ जा रहा है। अब यही इसी चीज़ को हमको लेके चलना है कि यहाँ देखिए,
यहाँ पे आप देखेंगे तो आई एम इक्वल्स टू वी एम बाई जेड होता है। इस चीज़ में आप देखेंगे कि जो आई एम है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1/z के। मतलब कि जो जेड का ग्राफ होगा, अगर हम उस ग्राफ को इन्वर्स कर दें तो वही ग्राफ हमको करंट का मिल जाएगा भाई। तो उसी चीज़ को हमने यूज़ किया, उसी प्रॉपर्टी को यूज़ कर लिया है कि फ्रीक्वेंसी का ग्राफ अगर हम एज अ करंट के टर्म पे बनाते हैं तो हमको मिलता है क्या, ग्राफ हमको जेड इम्पिडेंस का रिवर्स मिल जाता है। मतलब हमको मैक्सिमम करंट मिलेगी एज अ फ्रिक्वेंसी, जब हमारी मैक्सिमम करंट हमको मिलेगी जब फ्रिक्वेंसी हमारे सेंटर पे होगी और इम्पिडेंस हमको मिनिमम मिल रहा है। यहाँ से शो हो गया। तो हमको हमारा रेजोनेंस की तीनों कंडीशन फॉलो हमने देख लिया कि इन रेजोनेंस कंडीशन आरएलसी सर्किट में मैक्सिमम करंट मिल रहा है, मिनिमम इम्पिडेंस मिल रहा है और फ्रिक्वेंसी सेंट्रल पे जो रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी है वो भी हमारी, मतलब फ्रिक्वेंसी हमारी चेंज हो रही है और हमको एक और नई फ्रिक्वेंसी मिले रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी, जिस पे हमारी ये सारी कंडीशन फॉलो हो रही। इन तीनों केसेस को जो हमने पढ़ लिया, तो अब हम एक इसका समराइज ग्राफ बना देंगे कि समराइज ग्राफ हमारा क्या होगा इस पर्टिकुलर कंडीशन का। तो आइए हम देखते हैं समराइज ग्राफ क्या है हमारा। समराइज ग्राफ की बात करें तो ये हमारा समराइज ग्राफ बना हुआ है, यहाँ पे बना भी है कि देखिए जो पहला ग्राफ बनाए हुए थे, सबसे पहले हमने जो ग्राफ बनाया था, ठीक है, फ्रिक्वेंसी के साथ, वो यही था कि आर था उसमें, देन एक्स एल और उसके बाद एक्स सी ये था। इसी कंडीशन को आगे करते हुए हमने यहाँ पे ग्राफ बनाया मैक्सिमम करंट का। मतलब यहाँ पे आप ग्राफ देख भी सकते हैं कि सारी कंडीशन को बस ला के उस पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी के ग्राफ में रख दिया गया है और जो ग्राफ जैसे बने हैं वैसे ही ग्राफ यहाँ पे बन के शो हो गया है। इसी फ्रिक्वेंसी को आगे बढ़ाते हैं हम। अभी तक आपने खाली कंडीशंस को देखा कि कंडीशंस क्या हो रही हैं इस समय, करंट क्या हमारी मिल रही है और इम्पिडेंस क्या हो रहा है आरएलसी सर्किट के रेजोनेंस कंडीशन पे। अब हम उसी सीक्वेंस को आगे बढ़ाएंगे। हमने करंट की बात कर ली, वोल्टेज की बात कर ली और हमने इम्पिडेंस की बात कर ली है। ये सारी बातें करने के बाद हमारे पास एक लास्ट चीज़ बचा है कि पावर, रेजोनेंस के समय पावर कितनी होती है। तो पावर का हम यहाँ पर कर लेते हैं कि चेक। तो क्योंकि आपको हम पहले ही बताते हैं कि एट अ रेजोनेंस कंडीशन RLC सर्किट वर्क एज अ रेजिस्टिव सर्किट, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। प्योरली रेजिस्टिव सर्किट के अंदर फेजर डिफरेंस नहीं होता है, फेज एंगल हमारा 0 होता है। उसी प्रॉपर्टी को हमको यूज़ करना है, जो हम लिखेंगे P इक्वल्स टू वी आई कॉस फाई। यहाँ पे आप देखिए P इक्वल्स टू वी आई कॉस फाई लिखा भी हुआ है, P इक्वल्स टू वी आई कॉस फाई। इसको हम कहते हैं यहाँ पे वी आई कॉस फाई, यहाँ पे वी से या तो यहाँ पे हम रखेंगे वी की वैल्यू क्या, वी एम मैक्सिमम, मतलब मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस द होल सर्किट और मैक्सिमम करंट अक्रॉस द होल सर्किट, या वी आर एम एस, मतलब कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। इन दोनों वैल्यू में से कोई भी वैल्यू आप रखिए, यहाँ पे चीज़ें सेम आएंगी। पी इक्वल्स टू वी आर एम एस हमने रखा, आई आर एम एस कॉस फाई हमने अभी बता दिया आपको कि एज अ रेजोनेंस कंडीशन आर एल सी सर्किट वर्क एज अ रेजिस्टिव सर्किट की वजह से वर्क करने की वजह से रेजिस्टिव सर्किट में फेज डिफरेंस नहीं होता है। तो यहाँ पे हमने फेज एंगल को 0 लेते हुए यहाँ पे रखा है cos 0 इक्वल्स टू 1। तो हमको आप यहाँ पे देखेंगे तो मिल रहा है P इक्वल्स टू वी आर एम एस इंटू 1 का मल्टीप्लाई करें तो P इक्वल्स टू वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस मिला। अब क्योंकि हम जानते हैं कि आई आर एम एस हमारा कितना होता है, Im/√2, और सिमिलरली इसी तरह वी आर एम एस हमारा क्या होता है, Vm/√2। ठीक, ये चीज़ें होती हैं। अब इस पर्टिकुलर कंडीशन को जो हम इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हुए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम वैल्यू रख देंगे वी आर एम एस का Vm/√2, आई आर एम एस का Im/√2। ये वैल्यू हमने रख दी। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फिर एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि यहाँ पे हम हमारा आएगा Vm इंटू आई एम बाई √2 इक्वल्स टू 2 हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए कि Vm और Im, जब हम रेजोनेंस कंडीशन की बात करें तो Vm/Im कितना, Im इक्वल्स टू हमारा कितना होता है, Vm/Z, यही होता है। इस Z को हम एज अ रेजोनेंस कंडीशन R लिख सकते हैं, जो कि यहाँ पे लिख के बताया गया आपको।
उसी का इस्तेमाल करके हमें लिखा P इक्वल्स टू Im²R/2, मतलब कि एज अ रेजोनेंस कंडीशन हमको जो पावर मिलेगी RLC सीरीज कॉम्बिनेशन में वो हमको मिलेगी मैक्सिमम करंट जो हमारे होगी उसका स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई R/2, मतलब कि मैक्सिमम पावर भी हमको एज अ रेजोनेंस कंडीशन मिलेगी। अब हम ग्राफ बना लेंगे, फिर किसका ग्राफ बनाएंगे, वेव फॉर्म ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम करेंगे पावर का अंडर द रेजोनेंस कंडीशन एज अ फ्रीक्वेंसी टर्म्स। तो इसका हम इस्तेमाल करते हुए आगे चलते हैं। आगे हम चलते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं। आगे हमने ये देखा, ये हम यहाँ पे देख रहे हैं कि सेम वही ग्राफ बनेगा कि आप आई मैक्सिमम की बात यहाँ पे देखिए, आई मैक्सिमम आया है, आई मैक्सिमम का जो ग्राफ होगा वही पावर का ग्राफ हो जाएगा एज अ रेजोनेंस कंडीशन। सारी चीज़ें उससे सेम रहेंगी। आगे हम चलते हैं इसके आगे। इसके आगे अब हमारे पास ज़्यादा चीज़ नहीं है, ये सारी कंडीशंस रेजोनेंस एट रेजोनेंस कंडीशन के अकॉर्डिंग थी, और यहाँ पे आपका सारी चीज़ें ख़त्म होती हैं समरी के साथ। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको हम फिर से एक बार बता दें कि अभी तो रेजोनेंस में आपने ये पढ़ा कि ये आपने जान लिया है कि मैक्सिमम इम्पीडेंस क्या होता है, मैक्सिमम करंट एज अ रेजोनेंस कंडीशन क्या होती है, वोल्टेज और करंट के बीच फेज होता है या नहीं होता है, मैक्सिमम पावर आपने पता आप समझ चुके हैं, रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी क्या होती है, वो देखिए RL से भी डिपेंड नहीं कर सी और एल पे डिपेंड करती है, आर पे डिपेंड नहीं करती, यही बता दिया गया है। मैक्सिमम करंट का आर के साथ ग्राफ भी बताया, फ्रिक्वेंसी एट अ मैक्सिमम करंट और आर मतलब फ्रिक्वेंसी का ग्राफ आपको रेजिस्टेंस के क्रॉस भी यहाँ पे बता दिया गया है। सेम ग्राफ ही बनता है, जैसे जैसे आप बढ़ाएंगे, जैसे जैसे आप रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे वैसे वैसे करंट आपकी घटेगी, तो इसलिए हम रेजिस्टेंस को मिनिमम रखते हैं, इसे करंट मैक्सिमम को मिल जाए। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपकी हो गई बेसिक रेजोनेंस के अंदर क्या चीज़ें हैं। इसके बाद अब आता है कि ये सारी चीज़ें होने के बाद अब हम उसकी हम ये पता करेंगे कि ये तो कंडीशंस हो गई रेजोनेंस के अंदर, ये सारी कंडीशंस हो गई कि हमने फॉलो करा दी, कि सारी कंडीशन हमने रेजोनेंस में फॉलो करा दी। अब होगा कि जब हमारे पास वॉइस जो आ रही है, कोई जो टीवी में पिक्चर्स आ रहे हैं, वो जैसे कि हमारे कहने का मतलब ये है कि जैसे आपने ये देखा अभी फ्रीक्वेंसी का ग्राफ देखा, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये ग्राफ मान ली बता, ये ग्राफ अगर हम देख रहे हैं तो इस पर्टिकुलर में हम देख रहे हैं कि रुकिए बैंडविड्थ की बात करते हैं, मतलब कि चौड़ाई। अगर हम चौड़ाई की बात करें तो हमारे जो वेव है, जो सिग्नल हमारे पास आ रहा है वो कुछ इस तरह आते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स होते हैं जो कुछ इस तरह आते हैं। अब अगर हम एक चौड़ाई की बात करें तो इस सिग्नल के अकॉर्डिंग आप देखिए ये कितना चौड़ा है, यहाँ से यहाँ तक की चौड़ाई है इसकी। ठीक है, इस सिग्नल्स के इस पर्टिकुलर सिग्नल जो हमारे पास आ रहा है उसके अंदर देखिए कई फ्रिक्वेंसियाँ आ जाएंगी। मतलब ऐसा तो है नहीं कि हमारे पास केवल एक सिग्नल ही आते हैं। मान लीजिए आप यूज़ करते हैं, हम लोग जैसे बहुत से नेटवर्क्स हमारे यूज़ करते हैं, जैसे हमने मान लीजिए हम वोडाफोन चलाते हैं, तो वोडाफोन का एक सिग्नल हो गया, एक आइडिया का हो गया, एक रिलायंस का हो गया। तो इस तरह कई नेटवर्क्स हमारे पास है, हम पर्टिकुलर कई नेटवर्कों के बीच रह रहे हैं, तो हमारे पास जो सिग्नल्स आए हैं वायुमंडल में वो कई सिग्नल्स आ रहे हैं। मगर मान लीजिए आप यूज़ कर रहे हैं आइडिया का फ़ोन यूज़ कर रहे हैं आप, मान लीजिए तो आइडिया का फ़ोन यूज़ कर रहे हैं और आपके पास फ्रिक्वेंसी रेंज देखिए आपकी कितनी ज़्यादा, आप फ्रिक्वेंसी रेंज पर आप चल रहे हैं। ये सारी मतलब कि इस पर्टिकुलर सिग्नल के अंदर हम बात करें तो कई फ्रिक्वेंसियाँ पकड़ी जा रही हैं, जैसे कि कोई रिलायंस भी पकड़ रहा है, कोई वोडाफोन पकड़ रहा है, कोई और सिग्नल पकड़ रहा है। तो मगर आप यूज़ क्या कर रहे हैं, आप यूज़ कर रहे हैं आइडिया का सिग्नल नेटवर्क। तो आइडिया की नेटवर्क यूज़ आप कर रहे हैं और आपको 2-3 फ्रिक्वेंसियाँ और आपका सिग्नल पकड़ रहा है, तो क्या होगा, प्रॉब्लम ये आएगी कि आपका नेटवर्क से कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा सही से। मान लीजिए आपका नेटवर्क दूसरे किसी नेटवर्क का फ़ोन करना चाह रहे हैं आप, या कुछ भी करना है, तो आपकी वॉइसिंग क्लियर नहीं होगी, जिसकी वजह से दिक्कत आएगी। इस चीज़ में की गलती हमसे क्या हो रही है, गलती हमसे ये हो रही है कंडीशन तो हम रेजोनेंस के फॉलो करा रहे हैं, फिर भी हमारे पास वॉइस क्लियर नहीं पहुँच रही। गलती क्या, गलती ये है कि इस सिग्नल की बैंडविड्थ बहुत ज़्यादा है, मतलब कि जो आइडिया ने सिग्नल बनाया उसकी बैंडविड्थ उसने बहुत ज़्यादा रखी, जिसकी वजह से वो अदर सिग्नल्स की फ्रिक्वेंसी को भी पकड़ ले रहा है, उसकी रेंज में आ जा रहा है, जिसकी वजह से दिक्कत हो रही है। तो अब हमें क्या करना चाहिए, हमें इसकी बैंडविड्थ को कम कर देना चाहिए। जितना कम बैंडविड्थ रहेगा वो अपने ही सिग्नल को कवर कर पाएगा, अपने ही सिग्नल को पकड़ पाएगा, दूसरे सिग्नल को वो क्या कर देगा, हटा देगा। तो ये हमारे क्या होना चाहिए कि बहुत कम हमारे पास बैंडविड्थ हमको कम रखनी चाहिए, जिससे हमारा ही सिग्नल कैप्चर हो। अदरवाइज अगर हमारा सिग्नल नहीं भी कैप्चर हो पा रहा है और भी सिग्नल्स आ रहे हैं उसके अंदर, तो देखिए क्या होगा,
सबसे पहले तो हमको बैंडविड्थ को कम करना ही पड़ेगा, क्योंकि सिग्नल हमें चाहिए शार्प चीज़ें चाहिए, मतलब कि हमें प्योरली अपनी सिग्नल को की क्वालिटी अच्छी हमें चाहिए। तो हम उसे कहेंगे कि बैंडविड्थ को कम करेंगे। मगर अब बात आती है कि बैंडविड्थ कम करने के बावजूद भी कुछ सिग्नल्स हमें पकड़ में भी आ रहे हैं, और उसके बाद तो जब देखा गया कि कुछ सिग्नल फिर भी हमारे बैंडविड्थ को बहुत कम करने पे भी पकड़ में आ रहे हैं, तो एक और चीज़ हमारे सामने आई कि अभी तक जो आप पढ़ रहे थे कि आई मैक्स पढ़ रहे थे, आगे वाले में है, आपको दिखा दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये ग्राफ देखिए, इसमें बैंडविड्थ को बताया गया कि बैंडविड्थ होती क्या चीज़। बैंडविड्थ के लिए आपको क्या करना है, सिग्नल को पतला करना है, मगर लेंगे कौन सा हम। अब हमको ये नहीं पता कि फ्रिक्वेंसी तो अभी भी हमारे पास सारी आ रही हैं, अगल बगल की आ ही रही हैं, हाँ। अगर तो अब हमको क्या करना है, हमको उन्हीं फ्रिक्वेंसी को लेना है जिसकी करंट मैक्सिमम हो, और जिसकी स्टार्टिंग क्या हो करंट की, जिसकी स्टार्टिंग क्या हो IRMS करंट से स्टार्ट हो, मतलब कि मैक्सिमम करंट बाई रूट से स्टार्ट हो और मैक्सिमम करंट तक जाए, और फिर मैक्सिमम करंट बाई रूट से डिक्रीज होते हुए IRMS करंट। इन्हीं के बीच जितनी भी इस रेंज, इस करंट की वैल्यू के बीच जितनी भी फ्रिक्वेंसियाँ आएंगी, उन सारी फ्रिक्वेंसी को हमको ले लेना है, उस सारी फ्रिक्वेंसी पे भी काम होगा। मतलब कि मगर वो क्या करेगी, वो पर्टिकुलर इस एरिया के बीच जो फ्रिक्वेंसी आ रही है उसको हमको लेना, और इसी एरिया के बीच में आने वाली फ्रिक्वेंसी को ही हम क्या बोलते हैं, बैंडविड्थ। मतलब कि हम अगर हम बात करें तो ये ही इतनी चौड़ाई के बीच जो हम फ्रिक्वेंसी ले रहे हैं उसी को हम बैंडविड्थ बोल रहे हैं। मतलब कि बैंडविड्थ क्या है, बैंडविड्थ एक ऐसी और क्या बताना, वह आवृत्ति जिसमें धारा आई मैक्सिमम से IM/√2 की तरफ होता था, शक्ति का मान भी मैक्सिमम होता था मैक्सिमम बाई √2 के तहत, तो उसे बैंडविड्थ कहते हैं। सीधा और सिंपल कहने का तरीका आपका ये है कि वो ऐसी चौड़ाई आपको लेनी है जिसमें आपको करंट मैक्सिमम मिले और पावर भी मैक्सिमम मिले, और मिनिमम पावर जो आपको इस पर्टिकुलर बैंडविड्थ के बीच मिले वो क्या हो, IM/√2। उसी के बीच रहने वाली फ्रिक्वेंसी के लिए जो रेंज है, उस रेंज को ही बोलते हैं क्या, बैंडविड्थ। तो यहाँ पे आपको ये बता भी दिया गया है, उसको डेल्टा एफ और डेल्टा ओमेगा से भी लिखते हैं। डेल्टा ओमेगा से फ्रिक्वेंसी टर्म्स में, तो बैंडविड्थ हमारा डेल्टा W इक्वल्स टू ω2 माइनस डेल्टा ओमेगा इक्वल्स टू ω2 माइनस ω1। इसको हम R/L भी लिख सकते हैं। ये चीज़ें आपकी हो गई किसकी, बैंडविड्थ की। बैंडविड्थ के बाद अब एक लास्ट चीज़ उसमें बात करेंगे क्वालिटी फैक्टर की। क्वालिटी फैक्टर कुछ नहीं, बस चेक करना एक तरह से कि जो आपके पास वॉइस वगैरह पहुंच रही है वो एकदम क्लियर हो रही है कि नहीं, जो कि बैंडविड्थ में मोस्टली चेक ही हो जाता है, मगर फिर भी हम एक टर्म्स इसको और क्वालिटी को और इम्प्रूव करने के लिए हम बनाते हैं, जो हमारा होता है रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी का बैंडविड्थ के साथ अनुपात ले लेते हैं, और उससे जो क्वालिटी हमको मिलती है उस क्वालिटी को हम हमारे मोबाइल फ़ोन तक वो रेंज पहुँचती है, उसी को हम बोलते हैं क्वालिटी फैक्टर, जो कि होती है IM/√L/C। और ये रेजोनेंस की कंडीशन से लेके अभी तक का पूरा है कि रेजोनेंस के अंदर करंट कितनी होती है, पावर कितनी होती है, वोल्टेज कितना होता है, फ्रिक्वेंसी क्या होती है रेजोनेंस कंडीशन पे, और इसके साथ ही बैंडविड्थ उसकी क्या होती है, और क्वालिटी फैक्टर क्या होती है। 6-7 टर्म्स आपको रेजोनेंस के अंदर है, वो सारे क्लियर हो गए हैं, आपके सारे बता दिए गए हैं आपको। और इसके साथ ही रेजोनेंस की सीरीज कॉम्बिनेशन खत्म हो गया, और रेजोनेंस का ही अब पैरेलल कॉम्बिनेशन एक बचा है। पैरेलल कॉम्बिनेशन भी सेम इसी तरीके का ही है, उसमें कुछ ज़्यादा चेंज नहीं, थोड़े चेंजेस हैं, वो नेक्स्ट में वीडियो में आपको बता दिया जाएगा।